सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं वंशागत का गुणसूत्री सिद्धांत यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सटर और बोवेरी नाम के दो साइंटिस्ट ने इन्हें इस सिद्धांत को दिया था। उन्होंने देखा कि जो मेंडल कारक वर्ड यूज कर रहे थे कुछ उसी जैसा जो स्वभाव है वो हमारा गुणसूत्र शो करता है। तो उन्होंने पता लगाया कि युग्मक के बनने की प्रक्रिया या युग्मन जिसे हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है, उस समय जो समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण और संयुग्मन होता है वो मेंडल के द्वारा बताए गए एकल आनुवंशिक कारकों की तरह ही होता है। जैसे हमें पता है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो होमोलॉगस पेयर जो गुणसूत्र होते हैं वो आपस में पास पास आते हैं। ठीक, यानी कि मेल का नंबर 1 होगा तो फीमेल का नंबर 1 होगा। तो ये होमोलॉगस पेयर जो क्रोमोसोम है वो एक साथ आते हैं। फिर इनमें कायस्मेटा का फॉर्मेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है। जैसे क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से इनमें पृथक्करण और बाद में फिर से संयुग्मन जैसा चीज़ देखने को मिलता है। तो वो सेम सारी चीज़ें जो मेंडल ने कारक वर्ड के लिए यूज की थी, सेम सारा जो स्वभाव है वो हमें गुणसूत्र के अंदर देखने को मिलता है। तो इसी चीज़ को उन लोगों ने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जिसे हम लोग बोलते हैं वंशागत का गुणसूत्रीय सिद्धांत। अब नीचे अगर हम देखें तो लिखा गया, इन समानताओं के कारण वैज्ञानिकों ने यह धारणा बनाई कि गुणसूत्र ही मेंडल में कारक का कार्य कर रहा था। और इसी आधार पर सटर और बोवेरी ने 1902 में वंशागत का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। जब 1902 में सिद्धांत दिया गया तो उस समय हमें डीएनए के बारे में, जीन के बारे में, गुणसूत्र के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी थी। लेकिन जब अपना मेंडल प्रयोग कर रहे थे 1856 से 1863 तक, तो इस दौरान हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी। अगर हम लोग न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज 1869 में हुई थी और इनका प्रयोग इन सब खोज से काफ़ी पहले था, जिसकी वजह से जो मेंडल ने कारक वर्ड यूज किया था उस समय इनके पास कोई इसका फिजिकल एविडेंस नहीं था, जिसकी वजह से उनका सिद्धांत उस समय उतना पॉपुलर नहीं हुआ, जो कि बाद में तीनों वैज्ञानिकों द्वारा दोहराने के बाद हुआ। अगर हम इस सिद्धांत के अनुसार देखें तो इसमें कुछ बातें बताएं कि जैसे मेंडल ने बोला था कि जो कारक होते हैं वो जोड़े में होते हैं। अगर हम समजात गुणसूत्रों को देखें तो वो भी हमेशा जोड़े में होते हैं। अतः समजात गुणसूत्र जोड़े में पृथक होकर प्रत्येक गुणसूत्र में एक कारक उपस्थित होता है। ठीक है, तो जैसे मेंडल ने बोला था कि जो कारक होंगे हमेशा पेयर में होते हैं, सेम अगर हम लोग होमोलॉगस गुणसूत्र को देखें तो ये भी पेयर में होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के समय यानी कि मियोसिस डिवीजन के समय समजात गुणसूत्र जो होते हैं पृथक होते हैं, फिर स्वतंत्र होकर वो अपना नया पेयर बनाते हैं जिससे हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो उस सेम सारी चीज़ें हमें इस सिद्धांत के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब इसी चीज़ को प्रैक्टिकली प्रूव करने का जो काम था वो थॉमस एंड मॉर्गन ने किया, जिसे हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि थॉमस एंड मॉर्गन का क्या प्रयोग था या उन्होंने किस चीज़ पर अपना प्रयोग किया। तो अब हम लोग बात करते हैं थॉमस एंड मॉर्गन के प्रयोग के बारे में। तो थॉमस एंड मॉर्गन को एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है, यानी कि प्रयोगात्मक आनुवंशिकी का पिता बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में फल मक्खी के नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टस, इसके ऊपर उन्होंने प्रयोग किया। अब इसके ऊपर प्रयोग करने के कुछ रीजन थे कि ये काफ़ी सिंपल मेथड है द्वारा हम इनको मीडियम में ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम इन्हें बहुत इजी मेथड के थ्रू ग्रो कर सकते हैं लैब के अंदर। इनका जो लाइफ स्पान है वो टोटल 2 वीक का यानी कि 14 दिन का इनका जीवन काल है। तो छोटा लाइफ स्पान होने से हमें पीढ़ियों के जो रिजल्ट हैं वो जल्दी मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें जो मेल और फीमेल होते हैं उसको हम ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी कि हम बड़े आसानी से ये फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कौन मेल है कौन फीमेल है। और स्मॉलर नंबर इन क्रोमोसोम, यानी इनमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो काफ़ी कम होती है।
अगर हम इनका n नंबर देखिए तो 4 है, यानी कि डिप्लॉयड नंबर अगर हम देखेंगे तो टोटल 8 गुणसूत्र होते हैं। जैसे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 कैरेक्टर लिया था, उसी तरह थॉमस एंड मॉर्गन ने अपने इस प्रयोग के लिए 3 लक्षण लिए थे, 3 कैरेक्टर लिए थे। पहला था बॉडी कलर, दूसरा आई कलर और विंग्स। ठीक है, यानी कि शरीर का रंग कैसा है, आँख का कलर कैसा है और पंख की जो विंग्स है उसका कैसी स्थिति है। अब इन्होंने जो लेटर का इस्तेमाल किया तो इन्होंने कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं किया है, इन्होंने डोमिनेंट के लिए पॉजिटिव का इस्तेमाल किया है और रिसेसिव पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं दिखाया गया है। और इनमें जो वर्ड यूज किए जाएंगे सभी वर्ड्स होंगे वो स्मॉल लेटर में होंगे, और ख़ास करके जो रिसेसिव कैरेक्टर होगा उनका जो पहला लेटर होगा उन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे बॉडी कलर की अगर हम बात करें तो ब्राउन जो रंग है वो डोमिनेंट है, यहाँ पे कैरेक्टर डोमिनेंट है और इधर वाला रिसेसिव है। तो अगर हम ब्राउन को देखें तो ब्राउन जो वो डोमिनेंट है इस पर वाई प्लस लगाया गया, जो रिसेसिव है वो येलो है, सिर्फ वाई लिखा गया है। आई कलर की बात करें तो जो रेड कलर होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर रखेगा और जो वाइट होगा वो रिसेसिव होगा। तो रेड के लिए डब्ल्यू प्लस है और वाइट के लिए सिर्फ डब्ल्यू है। उसी तरह विंग्स में अगर हम देखें तो नॉर्मल के लिए एम प्लस है और मिनिएचर के लिए सिर्फ एम है। ये तीनों कैरेक्टर जो हैं वो यक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। ये तीनों जो लक्षण है उनमें से कोई भी कैरेक्टर वाई क्रोमोसोम पर नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि वाई क्रोमोसोम पर कोई लक्षण नहीं पाया जाता है, लेकिन जो थॉमस एंड मॉर्गन ने लिया यहाँ पे कैरेक्टर, ये सभी कैरेक्टर एक्स पे पाए जाते हैं, वाई पर नहीं पाए जाते हैं। अब अगर हम अपनी एनसीईआरटी किताब में देखें तो हमें वहाँ पे इस तरह से 2 क्रॉस दिखाए गए हैं, एक ए क्रॉस है और एक बी क्रॉस है। तो मेंडल का जो प्रयोग था, जो स्वतंत्र अभिवन का नियम जिसे हम बोलते हैं लॉ इंडिपेंडेंट वाला, जिस पर उन्होंने बताया कि हमें एक लक्षण या दूसरे लक्षण को प्रभावित करता है, तो वो सारी चीज़ें वो लिंकेज के ऊपर डिपेंड करती हैं और उसी सेम चीज़ को प्रयोग के द्वारा थॉमस एंड मॉर्गन ने बताया था। अगर हम यहाँ पे पहले क्रॉस में देखिए तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर लिए गए हैं, एक वाई है और एक डब्लू है। तो वाई का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो शरीर होगा वो येलो होगा, और डब्लू का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो आँखें होंगी वो वाइट होंगी। ये किसके लिए है? ये फीमेल के लिए, यानी कि जो फीमेल है, अगर मैं यहाँ पे देख के बताऊँ तो यहाँ पर जो लक्षण लिया गया है उसमें जो फीमेल है उसका कैरेक्टर ये है कि उनका शरीर जो है वो येलो है, और उनकी जो आँख है वो वाइट है। यानी कि यहाँ पे जो फीमेल है वो रिसेसिव कैरेक्टर की है। और अगर हम मेल को देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। वाई प्लस डब्ल्यू प्लस का मतलब हो गया कि वाई प्लस का मतलब है कि जो शरीर होगा वो ब्राउन होगा, और डब्ल्यू प्लस का मतलब हो गया कि जो आँखें होंगी वो रेड होंगी। ये केस हो गया मेल के लिए। अब ये जो लाइनें बनाई गई हैं आप इनको एक्स समझिए, जैसे होमोलॉगस जीन हम पढ़ते हैं गुणसूत्र। तो अगर जैसे हम बात कर लें, ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये दूसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, और जो ऐसे बनाया गया है तो ये फीमेल का एक्स, ये फीमेल का एक्स, ये मेल का एक्स और ये मेल का वाई। ठीक है, अब फीमेल के इस एक्स पर यहाँ पर वाई डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू लिखा गया है, और मेल के एक्स पर यहाँ पर क्या है वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस। अभी मैंने ऊपर बात किया कि जितने भी लक्षण लिए गए सभी जो है वो एक्स क्रोमोसोम पर है, वाई पर कोई भी कैरेक्टर नहीं है। तो इसलिए अगर हम इस वाई को देखें तो यहाँ पर किसी भी जीन को नहीं दिखाया गया है। ठीक है, अब अगर इनके बीच हम क्रॉस कराते हैं, क्रॉस का मतलब है कि हम लोग पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, इस तरह से पुनेट स्क्वायर बताया जाता है। तो एक एक्स के ऊपर हम यहाँ पे वाई डब्ल्यू लिखेंगे, दूसरे पर भी वाई डब्ल्यू लिखेंगे, यहाँ पर एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और यहाँ पे वाई। अब अगर इसे हम भर दें तो यहाँ पे एक्स वाई डब्ल्यू, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, एक्स वाई डब्ल्यू और वाई।
यहाँ पे सेम एक्स वाई डब्लू प्लस एक्स वाई प्लस डब्लू प्लस, सेम वही चीज़ एक्स वाई डब्लू एक्स वाई। अब अगर हम इसे इस तरह से बना के देखें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि एक पहला क्रोमोसोम, ये हो गया दूसरा क्रोमोसोम, सेम वही चीज़ यहाँ पे। तो अब अगर हम इस चीज़ को देखें, यानी कि पहले एक्स पर क्या हो गया, पहले एक्स पे वाई डब्लू, दूसरे एक्स पे हो गया वाई प्लस और डब्लू प्लस। मेल के केस में अगर हम लोग देखें तो इसके एक्स पर है वाई और यहाँ पे डब्लू, और यहाँ पे कोई जीन नहीं है। अब अगर हम इस F1 पीढ़ी को देखें तो यहाँ पे जो फीमेल है, ये जो फीमेल है अब वो हो गई डोमिनेंट, क्योंकि अब इसमें आप देखेंगे वाई प्लस और डब्लू प्लस मिलता है। लेकिन अगर वो मेल को देखें तो अब ये हो गया रिसेसिव। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बना के दिखाया गया है, ठीक है। अगर मैं इस नीचे वाले को भी बनाऊँ तो मुझे सेम यही डायग्राम नीचे भी देखने को मिलेगा। तो अगर हम इस किताब में देखिए तो हमको यहाँ पे सिर्फ एक बार दिखाया गया है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है, और उसी तरह हम नीचे देख लेंगे। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे y और w के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर हम देखें जीन की स्थिति पहले क्रॉस के केस में, तो y और w जो है वो काफ़ी पास पास में है। और अगर हम एक बी क्रॉस में देखें जहाँ पे w और m को लिया गया है, तो वहाँ पर w और m के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो जो लिंकेज की प्रक्रिया होती है, तो अगर दो जीन काफ़ी पास पास में हैं तो वहाँ पे जो लिंकेज यानी कह लिख सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं देखने को मिलती है। और जब क्रॉसिंग ओवर नहीं देखने को मिलता है तो हमें जो पेरेंटल कैरेक्टर होता है, यानी कि अगर क्रॉसिंग ओवर कम हो रहा है तो माता पिता का सेम लक्षण बच्चे में जाएगा। तो अगर आप इस ए क्रॉस में देखेंगे तो जनकी प्रतिशत आपको 98 मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जीन काफ़ी पास में है। तो हमेशा ये इसी कंडीशन में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रैवल करेंगे। तो हमेशा पेरेंट का ही कैरेक्टर उनकी अगली पीढ़ी में, फिर अगली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में जाएगा। इससे हमको जनक का जो परसेंटेज है वही हमको बच्चे में देखने को मिलेगा। रिकॉम्बिनेंट टाइप यानी पुनर्संयोजकी प्रकार आपको 1.3% देखने को मिलता है। अब वही अगर हम बी क्रॉस में देखें जहाँ पे दोनों जीन के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर बार बार क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, जिसकी वजह से हमें जनकी परसेंटेज 62% देखने को मिलता है और नए कॉम्बिनेशन हमको लगभग 37% देखने को मिलते हैं। तो मॉर्गन ने इस प्रयोग से ये सिद्ध किया कि जो एक लक्षण है वो दूसरे लक्षण को प्रभावित करेगा, वो लिंकेज के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर दो जीन काफ़ी पास पास में है तो हमें माता पिता का जो रेशियो होगा वही मिलने वाला है। लेकिन अगर दो जीन के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है तो वहाँ पर हमें नए नए संयोग देखने को मिल सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने थॉमस एंड मॉर्गन के प्रयोग के बारे में और गुणसूत्री सिद्धांत के बारे में जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।